हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 19 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 16 अप्रैल, ऑप्शन सी 17 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है आपका 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस का आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि यह दिवस हीमोफीलिया तथा रक्तस्राव संबंधी अन्य आनुवंशिक विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक कैम्पबेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत जो है वो 1989 में की गई थी। हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार है जिसमें रक्त के सामान्य रूप से थक्का नहीं जमता, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नामक प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता है, जो कि रक्त के थक्कों के लिए उत्तरदायी होता है। यह रक्त के थक्के बनने की क्षमता को प्रभावित करने वाला एक आनुवंशिक रोग है। इसके लक्षण त्वरित चिकित्सा सहायता की आवश्यकता को इंगित करते हैं। इसमें गंभीर सिर दर्द, लगातार उल्टी, गर्दन का दर्द, अत्यधिक नींद और चोट से लगातार खून बहना आदि शामिल है। हीमोफीलिया का एक लाइलाज बीमारी है। हीमोफीलिया के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, ए, बी और सी। इनमें से हीमोफीलिया ए सबसे सामान्य प्रकार का हीमोफीलिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 का गठन किया है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से विनिमय समीक्षा प्राधिकरण 2.0 का गठन किया है। बीते 2 दशक में भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक कार्यों और नियामक परिधि के विकास को ध्यान में रखते हुए इस प्राधिकरण का गठन का निर्णय लिया गया है। यह प्राधिकरण रिजर्व बैंक के नियमों और अनुपालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा तथा उसके अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम में सुझाव करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने आगामी और उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया के साथ मिलकर अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए सूचना मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने आगामी और उम्मीदवार के साथ मिलकर जो है अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया है। ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका व्यवसायिक जगत के लिए एक तरह का आमंत्रण है कि वह भारत में ओडीआर को अंगीकार करे। यह पुस्तिका ओडीआर व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत में भी व्यवसायिक जगत इस ओडीआर के मॉडल को अपना सकता है और कोविड-19 ने हमारे जीवन को अकल्पनीय रूप से बदल दिया है, जिसमें अनिवार्य रूप से कोर्ट के कामकाज का तरीका भी शामिल है। न्यायालयों में भी प्रत्यक्ष सुनवाई के अतिरिक्त वर्चुअल हियरिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में ऑनलाइन विवाद समाधान यानी ओडीआर काफी महत्वपूर्ण हो गया है। ओडीआर पुस्तिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में पारंपरिक तौर पर मुकदमेबाजी लंबे समय तक चलने वाली, महंगी और दुभर है, जबकि ओडीआर आज की डिजिटल दुनिया के सुलभ न्याय में अहम भूमिका निभा सकती है। ओडीआर पुस्तिका बताती है कि अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए ओडीआर क्यों फायदेमंद हो सकता है, व्यवसाय के लिए त्वरित और कुशल समाधान, और यहाँ तक कि उन लोगों को भी फायदा हो सकता है जिनके लिए विवाद के पारंपरिक साधन पहुंच से बाहर और दुभर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से मंत्री ने आयातकों, निर्यातकों और किसी भी समय कहीं भी तुरंत सुविधा लेने के लिए डीजीएफटी व्यापार सुविधा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। देखिए, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने आयातकों, निर्यातकों को किसी भी समय कहीं भी तुरंत सुविधा लेने के लिए डीजीएफटी व्यापार सुविधा ऐप लॉन्च किया है।
भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने हाल ही में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने तथा आयातकों निर्यातकों तक सूचनाओं की तुरंत पहुंच प्रदान करने के लिए DGFT का व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारत में बहुत बार व्यापार से संबंधित सरल प्रक्रिया की बोझिल हो जाती है, जिसे जो है यह ऐप आसान करने में मदद करेगा। इससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से विकास होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत सरकार कागज रहित स्वचालित प्रसंस्करण प्रणाली, कारोबारियों के लिए सरल प्रक्रिया, विभागों के बीच डाटा का आदान प्रदान कर डिजिटल भुगतानों और उनकी स्वीकृति को तेज करने आदि पर काफी जोर दे रहे हैं। DGFT व्यापार सुविधा ऐप इसी दिशा में एक और प्रयास है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने सबसे दूर स्थित कौन से गामा किरण उत्सर्जक गैलेक्सी की खोज की है? ऑप्शन ए एंड्रोमेडा, ऑप्शन बी मोनोसोरास, ऑप्शन सी मोज़ेनिक, ऑप्शन डी NLS-1। देखिए हाल ही में जो है आपका, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, LNS-1 है, ठीक है, गैलेक्सी जो है हाल ही में जो है खगोल वैज्ञानिक ने सबसे दूर स्थित गामा किरण उत्सर्जक LNS-1 गैलेक्सी की खोज की है। गामा किरण उत्सर्जक LNS-1 जो है गैलेक्सी जो है वो खगोल वैज्ञानिकों ने एक नई सक्रिय आकाशगंगा का पता लगाया। इसकी पहचान सुदूर गामा रे उत्सर्जक आकाशगंगा के रूप में की गई है। इस सक्रिय आकाशगंगा को नैरो लाइन सीफर्ट 1 गैलेक्सी कहा जाता है। यह लगभग 31 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। दरअसल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं के सहयोग से लगभग 25,000 चमकीले सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्ली का अध्ययन स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे से किया और पाया कि विचित्र खगोलीय पिंड उच्च रेडशिफ्ट पर उच्च ऊर्जा गामा किरण का उत्सर्जन कर रहा है। वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान गामा किरण उत्सर्जक NLS-1 गैलेक्सी के रूप में की है। यह अंतरिक्ष में दुर्लभ है। गौरतलब है कि स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे एक प्रमुख ऑप्टिकल तथा स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे है, जिसका इस्तेमाल पिछले 20 वर्षों से खगोलीय पिंडों को देखने में किया जा रहा है। इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे बड़ा जमीनी टेलीस्कोप अमेरिका के हवाई स्थित 8.2M सुबारू टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। इसमें उच्च रेडशिफ्ट की NLS-1 का पता लगाने की नई पद्धति में मदद की। इससे पहले इन आकाशगंगाओं की जानकारी नहीं थी। यह खोज से ब्रह्मांड में गामा रे उत्सर्जक NL1 के आकाशगंगाओं के पता लगाने में मार्ग प्रशस्त होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, NLS-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से मंत्री ने जल कृषकों और खरीदारों, ये थोड़ा दूर होगा, ठीक है, स्पेस नहीं दी हम, खरीदारों को जोड़ने को लेकर एक मंच प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई-सांता की शुरुआत की है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ऑप्शन बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ऑप्शन डी जल मंत्री। देखिए हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने जल कृषकों को खरीदारों को जोड़ने को लेकर एक मंच प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई-सांता की शुरुआत की है। भारत सरकार के जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने जो है इसकी शुरुआत की। यह जल कृषकों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। वहीं यह किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा इस पोर्टल से निर्यातक सीधे किसान से गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की खरीद कर सकेंगे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर दाम मिल सकेंगे। ई-सांता जो है वो टर्म वेब पोर्टल के लिए तैयार किया गया है, जिसका अर्थ इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फॉर्म्स ट्रेड एंड एक्वाकल्चर है। गौरतलब है कि नेशनल फॉर सेंटर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की एक विस्तारित शाखा है। तो आप लोग जो है इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ई-सांता का जो है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि कितने देशों में अभी भी बलात्कारियों को आपराधिक कार्रवाई से बचाने के लिए पीड़ितों से शादी करने की अनुमति दी जाती है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 18। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि 20 देशों में अभी भी बलात्कारियों को आपराधिक कार्रवाई से बचाने के लिए पीड़ितों से शादी करने की अनुमति दी जाती है। तो ये जो है अभी भी जहां शादी के लिए तैयार हो जाता है तो उस पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाती है। इन देशों में रूस, थाईलैंड और वेनेजुएला जैसे देश भी आते हैं। इन देशों में कानूनी रूप से इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की कार्यकारी निदेशक का कहना है कि विभिन्न देशों की सरकारों को अपने कानूनों में महिलाओं के अधिकारों के हनन की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अपने बलात्कारियों से शादी करने जैसी प्रथाएं पीड़ित के दुखों में इजाफा करने के समान है। यह उनके लिए एक प्रकार की सजा है। उक्त प्रकार के कानूनों के संदर्भ में आलोचकों का कहना है कि एक तरफ जहां महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को देखते हुए सख्त कानून बनाने की मांग उठती है, वहीं दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां बलात्कारियों को पीड़ित से शादी कराई जाती है ताकि उन्हें कानूनी प्रक्रिया से बचाया जा सके। यह प्रथा महिला अधिकारों के खिलाफ है, अतः इस पर विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार के कानून एवं संस्कृति को दर्शाते हैं जहां महिलाओं को अपने हिसाब से फैसले लेने की आजादी नहीं है और उन्हें परिवार की संपत्ति के रूप में देखा जाता है, अर्थात महिलाओं को वस्तु के रूप में देखा जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि लैंगिक भेदभाव वाले इन कानूनों को बदलना बहुत मुश्किल नहीं है। उदाहरण के तौर पर मोरक्को में एक महिला ने जब आत्महत्या कर ली तब उसके अपने बलात्कारी से विवाह करने को कहा गया। इस घटना के बाद मोरक्को की सरकार को कानून में बदलाव करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब देखते हैं कि ये जो है बेहद गंभीर समस्या है, जहां किसी महिला से कहा जाता है कि अपने अपराधी के साथ बाकी का जीवन बिताना है। यह महिला अधिकारों के खिलाफ घोर अन्याय है। अतः इसे बदलने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका निभा सकता है। इस संबंध में विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को मिलकर लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि बलात्कार सिर्फ किसी पीड़ित के विरुद्ध ही अपराध नहीं है बल्कि वो पूरी समाज के खिलाफ अपराध है। देखिए, अगर जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो मुझे भी ये सही लगता है कि ये जो है पीड़ितों से शादी करने का अनुमति जो दे रहा है बहुत सारे देश, ये गलत है। आप भी अपने कमेंट में अपने राय बता सकते हैं कि क्या ये सही है या मतलब गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से शहर में गुड़ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। देखिए, हाल ही में जो है कोल्हापुर के गुड़ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये जो है महाराष्ट्र राज्य में अभी भी किसान बड़े पैमाने पर गन्ना की खेती करते हैं तथा इस राज्य के कोल्हापुर के गुड़ का उत्पादन काफी होता है। यह गुड़ उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। कोल्हापुरी गुड़ की गुणवत्ता काफी अच्छी है और इसका स्वाद भी अपने आप में लाजवाब होता है। यही कारण है कि कोल्हापुरी गुड़ न सिर्फ भारत के अन्य हिस्सों में बल्कि यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी निर्यात किया जाता है। कोल्हापुरी गुड़ को उनके अनेक प्रकार से बनाया जाता है। कोल्हापुरी गुड़ की विशेषज्ञताओं को देखते हुए हाल ही में इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोल्हापुर। आपको बता दें कि इससे पहले जो है कोल्हापुर के जो है आपका चप्पल को भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, जो वर्ल्ड फेमस है, तो उसको चप्पल को भी आपका जीआई टैग मिला हुआ है कोल्हापुर के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने अटलांटिक महाद्वीप के लिए कौन सा वैज्ञानिक अभियान संपन्न किया है? ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 49। देखिए, हाल ही में जो है भारत ने अटलांटिक महाद्वीप के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान जो है संपन्न किया है। इसके साथ ही भारत ने अटलांटिक महाद्वीप में अपने वैज्ञानिक प्रयासों में 4 सफल दशक भी पूरे किए हैं। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित अटलांटिक महाद्वीप के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान जो है वो 94 दिनों में 12,000 नॉटिकल माइल्स की यात्रा पूरी करने के बाद 10 अप्रैल 2021 को सफलतापूर्वक केपटाउन में लौट आया है। इस उपलब्धि के साथ ही भारत ने अटलांटिक महाद्वीप में अपने वैज्ञानिक प्रयासों के 4 सफल दशक भी पूरे किए हैं। भारत के अटलांटिक महाद्वीप के लिए 40वें वैज्ञानिक अभियान में भारतीय वैज्ञानिक इंजीनियर डॉक्टर
और टेक्नीशियन शामिल थे, जिन्होंने 7 जनवरी 2021 को गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह से अटलांटिक की यात्रा शुरू की थी। इस टीम ने अटलांटिक महाद्वीप पर स्थित भारत में भारती और मैत्री स्थायी रिसर्च बेस स्टेशन में अपने शुभारंभ अनुसंधान कार्य पूरे किए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 40वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार के कौन से मंत्री या मंत्रियों ने हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए केंद्रीय रेल मंत्री, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ऑप्शन सी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। देखिए भारत सरकार की केंद्रीय जो है आपका केंद्रीय रेल मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने जो मिलकर जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उल्लेखनीय है कि भारत में स्टार्टअप आंदोलन ने पिछले 5 वर्षों में उद्यमशीलता की भावना को उभारा है। भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया विजन के तहत हर स्तर पर स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रगति को बढ़ावा देने में मददगार सहयोगी की भूमिका साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।